नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के बारे में। जी हां, प्रचार काफी तेज तरीके से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर आप यूं कहें तो दूसरे चरण में जेडीयू ही सीधे तौर पर आरजेडी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जेडीयू इस फेज में कैसा परफॉर्म करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं होगा जैसा पिछली बार देखा गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मोर्चा खुद के हाथों में थामा है, उससे बड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू का साथ देने के लिए अमित शाह भी रविवार को मैदान में उतरे थे। उन्होंने कटिहार में रैली की और लोगों से जिस तरीके से बात की, उसमें कहीं भी सीएए, एनआरसी या मंदिर का मुद्दा सुनाई नहीं पड़ा। उनके भाषणों को सुनकर के ऐसा कहा जाने लगा कि अमित शाह यहां पर सॉफ्ट मुस्लिम को जेडीयू के साथ जोड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि दुलाल चंद गोस्वामी वहां से उम्मीदवार हैं। और इतना ही नहीं, चाहे किशनगंज का इलाका हो या पूर्णिया, जहां पर मुस्लिम्स की आबादी बहुत ज्यादा है, यहां पर कुछ भी वोटों में सेंधमारी करने में अगर एनडीए कामयाब होता है, जेडीयू कामयाब होती है, तो एनडीए के लिए यह बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव से लेकर के अमित शाह से लेकर के नीतीश कुमार, ये तमाम बड़े नेता, और तो और राहुल गांधी भी भागलपुर पहुंच करके उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताने की बात कही। बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से पहले फेज के चुनाव में वोटर उदासीन दिखे, वोटिंग परसेंटेज कम दिखा, मुझे लगता है नेताओं के लिए यह चिंता का सबब जरूर है। और बार बार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वोटर्स उदासीन क्यों हैं? क्या इसकी बड़ी वजह गर्मी है या इसकी बड़ी वजह लोकल उम्मीदवार हैं, जिनको देख करके वोटर्स के दिमाग में कोई एक्साइटमेंट देखा नहीं जा रहा है? हम तमाम बातों की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुका है एक पैनल, जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रभूषण कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार में लगातार घूम रहे हैं और राजनीतिक टेम्परेचर को बखूबी नाप रहे हैं। हमारे साथ विनय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी सालों से बिहार की राजनीतिक फिजा को समझ रहे हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, तो निश्चित तौर पर इनके इनपुट्स भी बड़े वैल्यूएबल होंगे। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिक्स को डिकोड करते हैं और आगे आने वाली राजनीति को बड़े अच्छे तरीके से पहले से ही विश्लेषण कर सामने रखते हैं। तो इनका विश्लेषण भी अपने आप में काबिले तारीफ होता है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित पंडित, जो कि पूर्णिया से हैं, हमारे संवाददाता हैं। असलियत बताएंगे कि आखिरकार पूर्णिया की सरजमी पे क्या चल रहा है, किशनगंज में क्या चल रहा है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि किशनगंज में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने खुद असुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। तो आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बिहार की बात में शिरकत करने के लिए। मोहित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप असुद्दीन ओवैसी की सभा में मौजूद थे। असुद्दीन ओवैसी जनता से क्या अपील कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने सीमांचल में सिर्फ किशनगंज में उम्मीदवार उतारे, जबकि पहले चर्चा थी कि सीमांचल में वो हर जगह से अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। तो इसके लिए भी असुद्दीन ओवैसी ने कुछ कहा क्या? उन्होंने क्या कहा, जरा इसको विस्तार से बताइए। असुद्दीन ओवैसी जो है, सिर्फ अभी जो डगरुआ में आज उनकी सभा थी, और डगरुआ में सभा के दौरान में उनके निशाने पर ज्यादातर नरेंद्र मोदी जी रहे। और जो उम्मीदवार उतारने की बात है, तो पहले जो यहाँ पर एमआईएम के जो विधायक थे, जो अभी वर्तमान में बायसी के विधायक हैं, वो, और अररिया के जो अभी उम्मीदवार हैं आरजेडी के, वो भी पहले एमआईएम में थे। मगर इस बार एमआईएम ने अररिया से उम्मीदवार को नहीं उतारा है। इसकी खास वजह यह है
कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ओवैसी चाहते हैं कि वो अपनी तरफ लेने के लिए। उन्होंने कहा कि ये जो गढ़ रहा सीमांचल के लिए जो है तस्लीम उद्दीन साहब जो बड़े नेता थे आरजेडी के, वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो उनकी वजह से हम जो है सीमांचल एरिया में अपना कैंडिडेट को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हमारा एक उम्मीदवार रहेगा। फिलहाल अभी अररिया से जो उनके लड़के हैं वो उम्मीदवार हैं, और इसलिए हमने उम्मीदवार अररिया से नहीं दिया है, क्योंकि हम तस्लीम साहब की इज्जत करते हैं। लेकिन कटिहार को लेकर के उन्होंने क्या कहा? कटिहार में भी चुनाव है मोहित, वहां पर तारिक अनवर उम्मीदवार हैं। पूर्णिया में भी चुनाव है, वहां पर पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, बीमा भारती आरजेडी से लड़ रही हैं। इन दो उम्मीदवारों को लेकर के उनके क्या बयान थे? देखिए, इन दोनों उम्मीदवार के लेकर उन्होंने कोई ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है। सिर्फ वो उनका फोकस जो है अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष को जिताने को लेकर है। वो टोटल जो है, जो यहाँ का मुस्लिम आबादी है, शेरशाह आबादी, कोल्हैया मुसलमान जो आबादी है, उसको यूनाइट करना चाह रहे हैं और उनके हित के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात भी कही है। तो वो चाहते हैं सिर्फ हमारा जो कैंडिडेट है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो जीते। इसके अलावा किसी के बारे में वो ऐसा कुछ बयान नहीं दे रहे हैं जिस वजह से उनका वोट बैंक खराब हो। चलिए, तो वो अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और एक बात साफ दिखाई पड़ रहा है कि सीमांचल में उनकी स्ट्रैटेजी है कि मुसलमानों के वोट में बिखराव नहीं हो। जहां तक किशनगंज का सवाल है तो उनके उम्मीदवार के पक्ष में मुसलमान वोट करें, लेकिन अररिया में तस्लीमुद्दीन जी के बेटे खड़े हैं तो उनके पक्ष में मुस्लिम मतदान करें, ऐसी उनकी चाहत है। क्योंकि तस्लीमुद्दीन के लिए उनके दिल में इज्जत है। तस्लीमुद्दीन वहां के बड़े नेता थे, लगातार वो चुनाव लड़ते थे, जीतते भी थे। सवाल इंद्रभूषण जी आपसे है कि पहले चरण में वोटर का उत्साह दिखा नहीं, इसकी बड़ी वजह क्या थी? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 कि ओवैसी ने अपनी रणनीति में अचानक परिवर्तन क्यों किया? इसकी बड़ी वजह आपको क्या दिखाई पड़ रही है? सीमांचल में सिर्फ एक उम्मीदवार उन्होंने उतारा है, उसके पक्ष में वो वोट मांगने गए हैं, लेकिन और जगह पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा। जबकि शुरुआत में ऐसी बात होती थी कि 16 उम्मीदवार बिहार में उतारे जाएंगे और एआईएम अपने हक और हुकूक के लिए जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ेगा। देखिए, पहला क्या है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, 43 डिग्री 44 डिग्री अभी टेम्परेचर में। जिस दिन ये योगी जी की सभा थी नवादा में, मैं भी था। माने हम लोग जैसे जो लोग ऑफिस वाले लोग हैं जो रहते हैं शहर में, 10 मिनट में लग रहा था कि आदमी बेहोश होकर गिर जाएगा। पहली तो ये है। दूसरी क्या है कि उम्मीदवारों के प्रति लोगों का खास मतलब लगाव नहीं, कोई भी उम्मीदवार पब्लिक के बीच के नहीं। और लोग के जेहन में कि नहीं भैया चलो दिल्ली में मोदी को लाना है, मोदी को लाना है। तो अभी मेरे हिसाब से एनडीए की तरफ से मोदी ही सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट में। यही कारण है कि पोलिंग जो परसेंटेज है वो कम रहा। दूसरा जो आपने कहा कि शुद्धुद्दीन ओवैसी के बारे में, पहली बार उनके सामने बीजेपी ने एक कद्दावर उम्मीदवार वहां खड़ा किया है। एक कारण ये है, वो परेशान है। दूसरा, बिहार में ये लगातार प्रचारित हो रहा था कि वो भाजपा की बी टीम में है, भाजपा की बी टीम में, भाजपा उनको पैसे देती है, इसलिए कई जगहों पर उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए कि मुस्लिम में ये मैसेज नहीं जाए कि नहीं हम मुस्लिम का वोट काटने के लिए सिर्फ हम नहीं है, हम मुस्लिमों का वोट लेके जीतने के लिए हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सबसे मजबूत उम्मीदवार जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान जी को ही सिर्फ सपोर्ट किया और सिर्फ उसी के लिए काम कर रहे हैं, ताकि कम से कम पूर्वी इसीलिए पहले उन्होंने 16 कहा, फिर 13 कहा, फिर 9 कहा, अब अभी 1 पर सीमित हो गए। कि ये लगातार प्रचारित हो रहा था कि वो नहीं, वो भाजपा के बी टीम है, भाजपा के बी टीम है। और इसको भी महागठबंधन के लोग प्रचारित भी कर रहे थे। तो इससे बचने के लिए और एक वो दबाव की भी राजनीति है कि बीजेपी जो हैदराबाद में इस पर लड़ रही है चुनाव, उनको हराने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। तो कई कारण है, इन सब कारणों से असदुद्दीन ओवैसी एक जगह सीमित हो गए। ये कारण है।
अब सवाल ये उठता है विनय जी कि अगर वोटर इसी तरीके से उदासीन रहे तो ये नुकसान किसका हो रहा है? एनडीए का हो रहा है या महागठबंधन का हो रहा है? पहले चरण का अनुभव आपको क्या बताता है? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, अगर राष्ट्रीय फलक पर आप देखते हैं तो पहले चरण में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हुआ, और अगर इसको 2019 से अगर आप कंपेयर करते हैं कोई, तो जिन सीटों पर एनडीए जीता था पिछली बार 2019 में, उन सीटों पर तो 6%, लगभग 6% मत कम पड़े हैं, और जिन सीटों पर इंडिया गठबंधन के लोग जीते थे तो वहां 3% का आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है कि क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता उदासीन है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आम लोगों में जो सत्ता है उससे कोई बहुत ज्यादा खुशी उनके मन में नहीं है, सत्ता के प्रति कोई मोह नहीं है। उनको लग रहा है कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का, नेताओं को, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या एनडीए के कार्यकर्ता हों, उसमें ज्यादातर कार्यकर्ता में उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिहार में भी हम लोग कई जगह घूमे और देखने का मौका मिला, यहाँ के वोटर में भी उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस दिन भी आपके कार्यक्रम में हम कह रहे थे कि भाई उत्साह की कमी है जो पहले देखते थे। उसका कारण कि राजनीतिक दल जो कभी नीतीश उसके साथ चले जाएंगे, कभी लालू के साथ चले गए, फिर लालू से अलग हो जाएंगे, फिर लालू के साथ चले जाएंगे, तो जो एक मतदाता का वर्ग था या वर्कर का वर्ग था या कार्यकर्ता का वर्ग था, वो वर्ग अपने को ठगा महसूस करता है। उन लोगों को लगता है कि भाई क्या हम लोग जी जान लगा के करते हैं, लेकिन ये लोग सत्ता के लिए कम किसके साथ चले जाएंगे। तो अब उस तरह से हम लोगों को बूथ पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो अभी भी जो मतदाता है वो नोटा के पक्षधर तो नहीं है या विरोध में मतदान नहीं कर रहे हैं एनडीए के, लेकिन वो बूथ पर कम संख्या में पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एनडीए पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये जो वोट प्रतिशत कम रहा है। और अगर राजस्थान वगैरह की बात करें, अगर उन राज्यों को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में तो विधानसभा चुनाव से, अगर विधानसभा चुनाव को पैमाना माने, जो लास्ट में वहां चुनाव हुआ, तो करीब 17% का अंतर दिखाई पड़ रहा है कई पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में। तो ये बड़ा चिंता का विषय है मेरे ख्याल से एनडीए के लिए देश स्तर पर, और इसलिए बहुत तेजी से ये चिंतन चल रहा है कि कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करें। बिहार में भी कई नेता और कई लोग इस मुद्दे को लेकर चिंतित है, और कई दौर की बातचीत हो चुकी है, इंटरनल इन लोगों की बैठक भी हुई है, और इस बैठक में हुआ कि कैसे इनको उत्साहित किया जाए, कैटलिस्ट का काम कैसे किया जाए जो उत्साहित हो जाए। अब देखिए कितना कर पाते हैं, लेकिन दूसरी बात जो गर्मी है वो भी बड़ा परेशान कर रहा है। तीसरा लगन बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा लगन था इस दौरान, वो भी नुकसान कर रहा है। तो ये सब कई कारण हैं। मुझे लगता है कि आगे के चरण में भी वोट प्रतिशत बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। क्या वोट प्रतिशत कम होने का नुकसान डॉक्टर संजय किसको है? सवाल ये उठ रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि वोट प्रतिशत कम हो रहा है तो नुकसान एनडीए को है, या ओवरऑल मतदाता उत्साहित नहीं है, ये नुकसान सबके लिए है। नहीं, देखिए, जो जनरल ट्रेंड रहा है कि अगर बम्पर वोटिंग होती है, मतदाता अगर बहुत उत्साहित होकर के वोट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से बदलाव का सूचक होता है। अगर वो एग्रेशन दिखता है, और अगर वोट ये कम पड़ते हैं या वोटर उतने उत्साहित नहीं दिखते हैं, तो माना जाता है कि स्टेटस को, मतलब यथास्थिति वो बनाए रखना चाहता है। खैर, ये एक ट्रेंड की बात मैं बता रहा हूं कि ऐसा ट्रेंड रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मतदाता 50% भी अगर बूथों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उत्साहित नहीं है, वो उदासीनता है। और जो सवाल आप सबसे पूछ रहे हैं उसका एक बड़ा मूल कारण है सिद्धांत विहीन राजनीति। अब राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं रह गया है। उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, वो कैंडिडेट उनकी पार्टी के हों, दूसरी पार्टी में हों। भाई, दल बदल में तो अब पता ही नहीं चलता है कि वो नेताजी कब थे, कहाँ थे और कब कहाँ फिर आ गए, और दूसरी पार्टी में तुरंत उनको जगह मिल गई रातों रात। बड़ा आश्चर्य लगता है।
अब बीमा भारती जेडीयू में है, विधायिका थी, तुरंत उनको आरजेडी ने टिकट दे दिया और कहा कि जाइए आप पूर्णिया लड़िए। अभय कुशवाहा जेडीयू में थे, तुरंत उनको टिकट दे दिया गया। और एक दिन मैं कह रहा था कि आज भी बिहार की राजनीति जातीय समीकरण के इर्द गिर्द होती है। तो जब जाति ही सब कुछ है, जाति ही सच्चाई है, तो फिर आम मतदाताओं का क्या मतलब? उनको पता है कि जाति भर से जाति कराई जाएगी और जाति भर से जाति में कोई उस जाति का कोई आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस जाति का कोई आम कार्यकर्ता है उसको टिकट दे दिया जाएगा। उस जाति का वैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो सक्षम हो। वो बाहुबल का जमाना तो अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, लेकिन धन बल का जमाना आ रहा है। इन धन बलियों के बीच में मतदाताओं का कौन सा रोल है भाई? वो वोट ही दे देंगे तो 5 साल वो नेताजी से उनकी मुलाकात पटना से दिल्ली तक थोड़े होने जा रही है। पार्टी ने उनको सिंबल दिया, वो चुनाव क्षेत्र में गए, वो कुछ दिन का वो प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अगर परिणाम उनके हिस्से में आ गया तो वो 5 साल पार्लियामेंटेरियन के तौर पर रहेंगे। तो कार्यकर्ताओं के मन में जो ये भाव पैदा हुआ, क्योंकि बूथों तक ये जो भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की बात करती है, ये बूथों तक वोटर को कौन ले जाते थे? यही पन्ना प्रमुख तो ले जाते थे। गांव गांव में जो कार्यकर्ता होते थे वो मतदान के दिन वो महिलाओं को बूथों तक ले जाने की जिम्मेवारी उनकी होती थी। और विनय जी बता रहे हैं, मैं तो देखा हूं इस बिहार में 46 डिग्री टेम्परेचर में भी मतदाता उत्साहित होकर के बूथों तक पहुंचे। नहीं, पर मैं ये सवाल करना चाहूंगा, मोहित आपके पास भी आना चाह रहा हूं, इंद्रभूषण जी मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगा कि पहले चरण में कम मतदान का नुकसान आप किसके लिए देखते हैं? ये नुकसान एनडीए को ज्यादा है या ये नुकसान महागठबंधन को ज्यादा है? आप किसका नुकसान ज्यादा देखते हैं? जी मैं बोलूं? इंद्रभूषण जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। नुकसान तो दोनों का है ना, नुकसान तो दोनों का है। हम सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर नवादा को ले लें तो उसमें जनरली 2-3 चुनाव होता रहा, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में एनडीए और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में महागठबंधन आगे रहता था। तो दोनों जगह वोटिंग परसेंटेज कम पड़ा। ऐसा थोड़ी है कि एनडीए को फायदा हो रहा है और महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। नुकसान तो दोनों को हो रहा है, दोनों के वोटर नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए उम्मीदवारों के प्रति उदासीनता, और जो अभी संजय जी जो बता रहे थे कि अब आप हवाई उड़ान की तरह आइएगा, चुनाव के समय प्रचार कीजिएगा, आपने दिए पैसा दिए फिर निकल लिए, तो वैसे लोगों से लोग कहाँ जुड़ पाता है। इसमें एक एग्जाम्पल है बीजेपी के रामकृपाल जी, वो 12 महीना घूमते रहते हैं, शादी है, फलना है, कुछ भी है घूमते। तो ऐसा कोई भी उम्मीदवार ऐसा खोज रहा है जो इजी एक्सेस हो। जितने वो दिल्ली वाले हैं, बाहर वाले हैं, पैसे वाले हैं, तो लोग धीरे धीरे आपको उनसे अलग हो रहा है। ये पहला चरण का ये बता दिया कि सुशील सिंह के प्रति लोगों की नाराजगी है, विवेक ठाकुर पहली बार गए तब भी नाराजगी है, जो नए लोग भी गए हैं उन लोगों के प्रति लोग को दे रहा है कि ये तो बाहर वाले हैं, तो क्यों मैं क्यों उनसे जोड़ूंगा। तो नुकसान दोनों को है, ऐसा नहीं है कि किसी को फायदा और एक को नुकसान है। और इसमें एक बड़ा कारण मौसम भी। अच्छा, लेकिन आप जीतन राम मांझी तो जाने पहचाने चेहरे थे, क्या उनको लेकर के भी नाराजगी थी गया में? वो भी दिखाई पड़ा। जीतन राम मांझी को अगर आप लगातार देखते होंगे, हमको नहीं लगता है कि वो 3 महीने भी किसी एक स्टैंड पर रह पाते हैं। 3 महीने भी, हर 3 महीने पर जो उनके सिद्धांत है, जो उनका जो नीति है, जो किसी के प्रति लगाव है, दुराव है, वो चेंज होते रहता है। तो पब्लिक को देख ही रहा है ना कि आप तुरंत उधर हो जाते हैं, तुरंत इधर हो जाते हैं, और सबका आधार एक ही, बेस एक है कि किस तरह परिवार मेरा एडजस्ट हो जाए, बेटा मेरा एडजस्ट हो जाए, दामाद मेरा एडजस्ट हो जाए, समधन मेरे एडजस्ट हो। तो टारगेट एक ही है। यही कारण है कि मगध में कई नेता सिर्फ अपने परिवार के चलते भी बाहर है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब भी उनको मौका मिलता है तो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो कारण क्या है कि आज वो प्लेटफॉर्म से ही बाहर हो गए हैं। उनको कहा जाता है कि वो समाज के सबसे बड़े नेता हैं,
लेकिन प्लेटफॉर्म से बाहर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो जो पहले का, जो 80 के पहले की वाली बात थी, वो बात अब नहीं रह गई। मोहित, आप ये बताइए कि अगर हम पूर्णिया की बात करें और किशनगंज की बात करें, दोनों जगह पर त्रिकोणीय संघर्ष है। इस त्रिकोणीय संघर्ष में आपको भारी कौन दिखाई पड़ रहा है? किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है पूर्णिया और किशनगंज की बात करें तो? पूर्णिया में भी त्रिकोणीय संघर्ष है। पप्पू यादव और बीमा भारती और संतोष कुशवाहा में। इसमें अभी 22 लाख जो मतदाता है पूर्णिया के, इसमें एक जीत हार का निर्णायक भूमिका मुस्लिम वोट बैंक निभाता है, जो कि लगभग 7 लाख है। अब पहले चरण का जैसे चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। अभी तो पलड़ा जहां तक भारी है, उसमें पप्पू यादव का पलड़ा भी भारी लग रहा है। मगर जो पहला चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही सभी नेताओं का, मंत्री का दौरा पूर्णिया शुरू हो चुका है। और ये लोग अब कहने लगे हैं कि बीमा भारती तो 3 लाख वोट लेके आई है साथ में, अपने साथ में, क्योंकि वो गंगोता जाति से हैं, उनके साथ कुछ मल्लाह भी है। तो 3 लाख वोट वो बैंक इनके पास है, बीमा भारती के पास। पप्पू यादव के पास क्या है? अब ये जो सभी नेता हैं, ये मुस्लिम वोट बैंक को समझाने में लगे हुए हैं कि भाई आप आरजेडी की तरफ आइए, इनके पास 3 लाख वोट है और आप 7 लाख हैं, दोनों मिलके 10 लाख हो जाएंगे और इनकी जीत जो है पक्की है। मगर जो अभी समीकरण जो बदला है, बिगड़ा है, इसमें पूर्णिया की जनता जो है, खासकर मुस्लिम यादव, वो खफा है तेजस्वी यादव से, क्योंकि इन्होंने पप्पू यादव का टिकट कटवाया। इनके मन में है कि पप्पू यादव का टिकट कटवाने में तेजस्वी यादव का हाथ है, जो काफी गुस्से में है ये लोग। और ये लोग गुस्से में जो है, अभी तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं। जब तक इनकी नाराजगी दूर नहीं होगी, तब तक आरजेडी की तरफ इनका वोट बैंक मुड़ेगा नहीं। लास्ट में अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों वोट जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा होगा। मगर इस बीच में आप जो है धीरे धीरे यहाँ पर तेजस्वी यादव का जो है लगातार पूर्णिया के आसपास के कार्यक्रम को कर रहे हैं। वो अपने बहन के प्रचार प्रसार में बहुत कम जा रहे हैं, मगर पूर्णिया को इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल बना रखे हैं और यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर रुकने वाले भी हैं, 3 दिन लगातार रुक के यहाँ पर आज वो काम करेंगे। नहीं, पर किशनगंज की क्या स्थिति है? वहां भी तो त्रिकोणीय संघर्ष है, वहां पर असुद्दीन ओवैसी की त्रिकोणीय मुकाबला है। डॉक्टर जावेद जो कांग्रेस से हैं, मगर उनके प्रति यही लोगों में गुस्सा है कि वो नजर नहीं आते हैं। मगर उनका एक तरफ कहना है कि हमने जितना काम किया है पूरे बिहार में, इतना काम किसी ने नहीं किया है। दूसरी तरफ एमआईएम के अख्तर ईमान हैं, जो ओबीसी के सहारे जो है वो अपना नैया को पार लगाना चाहते हैं। और मास्टर मुजाहिद, जो लगातार काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं जदयू में। तो आज डगरुआ में जो सभा था, मात्र 500 मीटर की दूरी पर आज नीतीश कुमार भी आए थे, ओबीसी भी आए थे, दोनों का सभा हो रहा था। तो वहां से 1 बजे कार्यक्रम था, जो भागलपुर में नीतीश कुमार थे, मगर 1 बजे तक में पूर्णिया उनको आना था, मगर वो आए नहीं। उस समय ओबीसी ने निशाना उन पर साधा कि लगता है हमारे डर से नहीं आए, 1 बजे नहीं आए। अब वो बिहार में भी अब एक तरह से नहीं आएंगे, जिस पर पब्लिक ने खूब तालियां बजाई थी। मगर यहाँ पर फुलैया मुस्लिम, शेरशाहवादी मुस्लिम और सुरजापुरी मुस्लिम, ये अलग अलग बिरादरी के हैं, मगर दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते तीनों। तो मिला जुला के जो है अभी डॉक्टर जावेद का वहां जो पलड़ा जो है भारी लग रहा है। कहीं न कहीं वोट बैंक अभी जो लगातार ओबीसी ठाकुरगंज में, डगरुआ में, बायसी में लगातार वो सभा कर रहे हैं और एक तरह से सभी के लिए बात कर रहे हैं। जो तीनों बिरादरी है, शेरशाहवादी, फुलैया और ये मुस्लिम, उनके हितों की बात कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। उन चाह रहे हैं कि किसी तरह ये मुस्लिम वोट बैंक उनका हो जाए, क्योंकि किशनगंज में 70% आबादी जो है मुस्लिम की है, 30% ही वहां हिंदू है। और कहीं न कहीं जो है, जो भाजपा का वोट बैंक है, वो धीरे धीरे अभी आ रहा है इनके तरफ, मुजाहिद साहब के तरफ आ रहा है। मगर कहीं न कहीं मुजाहिद साहब जो है, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो अभी उनके तरफ आ नहीं रहा, जहां उनका अभी प्रभाव कम है। कहीं न कहीं उनका वोट बैंक जो है अभी एमआईएम काट रही है। नहीं, पर सवाल ये उठता है डॉक्टर संजय कि अगर मुस्लिम वोट बैंक पे डॉक्टर जावेद, प्रोफेसर जावेद और ये शाहनवाज आलम दोनों के बीच में संघर्ष होता है,
तो इसका फायदा तो जेडीयू को मिल सकता है। मुजाहिद आलम भी मुसलमान उम्मीदवार हैं, एक बीजेपी का वोटर होगा, उनका अपना वोटर होगा, और कुछ मुस्लिम वोटर्स भी तो उनकी तरफ आ सकते हैं। ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में अगर हम पूर्णिया और किशनगंज की बात करें तो क्या आपको दिखाई पड़ता है कि अभी भी गुंजाइश जेडीयू के लिए है? क्या संतोष कुशवाहा पूर्णिया से बाजी मार ले सकते हैं या मुजाहिद आलम किशनगंज से बाजी मार सकते हैं? नहीं, पहले हम लोग किशनगंज की बात करेंगे तो अख्तरुल इमाम इनके AIMIM के कैंडिडेट हैं और पिछली बार भी वो तीसरे नंबर पर रहे थे अख्तरुल इमाम। तो इस बार भी फिर वही है कि अख्तरुल इमाम, मोहम्मद जावेद जो वहां के सिटिंग MP हैं और मास्टर मुजाहिद जो हैं, तो अगर ध्रुवीकरण होता है वोटों का और 30% हिंदू वोटों का अगर ध्रुवीकरण यह मास्टर मुजाहिद के तरफ होता है और अख्तरुल इमाम, चूंकि इस बार AIMIM अपनी पूरी ताकत किशनगंज में लगाए हुए हैं, उनको लगता है कि हम कई जगहों पर अपनी ऊर्जा लगाएं, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी ऊर्जा किशनगंज में ही लगाएं जहां 70% मुसलमान हैं। तो अगर देखना होगा कि अख्तरुल इमाम मुसलमानों का कितना वोट ले पाते हैं। अगर एक अच्छा खासा वो वोट ले लेंगे तब तो स्वाभाविक है कि जो मोहम्मद जावेद हैं, जिनके बारे में लोगों की शिकायतें हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है और ये है कि ये हमसे दूरी बना करके रखते हैं, मुलाकातें तक नहीं हो पाती हैं, बातें नहीं हो पाती हैं इनसे, तो मोहम्मद जावेद से एक नाराजगी है। क्या उसका लाभ अख्तरुल इमाम को मिल पाता है? और अख्तरुल इमाम अगर उसमें जाते हैं तो 30% हिंदू वोट जो गोलबंद होता है जनरली किशनगंज में, और अगर 20% भी वोट या 10% वोट भी वो अगर मुसलमानों को लेने में वो सक्षम हो सकते हैं या हो जाते हैं तो जेडीयू की तस्वीर वहां मजबूत हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जहां तक किशनगंज की बात है, देखिए पूर्णिया में एक जन स्वीकृति पप्पू यादव के पक्ष में बन रहा है। वो कितनी बात, कब तेजस्वी यादव की बात मानेंगे नहीं मानेंगे। अब 26 अप्रैल को नरेंद्र मोदी की सभा अररिया में है और 26 अप्रैल को ही सेकंड फेज का चुनाव है। पूर्णिया में है, किशनगंज में है, आपका बांका में है, कटिहार में है, भागलपुर में है। तो अररिया और पूर्णिया में बहुत अंतर नहीं है। तो अररिया में अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं और अगर ध्रुवीकरण होता है तो स्वाभाविक तौर पर संतोष कुशवाहा को एक एज मिलेगा। लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को एक जन स्वीकारिता है, वो चाहे यादव समाज हो, चाहे अगड़ा समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, एक स्वीकारिता है पप्पू यादव का। आज ही मैंने अखबार में देखा कि उन्होंने कहा कि भाई चूंकि मेरे सरनेम में यादव लगा हुआ है इसलिए लालू यादव और तेजस्वी यादव की पसंद में नहीं। और तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का टिकट काटा, ये बात भी कहीं ना कहीं से परकुलेट होकर के जनता के बीच में चली गई है। ये जो नाराजगी है, इस नाराजगी का भी खामियाजा आरजेडी को वहां उठाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद आरजेडी लड़ाई में तीसरे नंबर पर न चले जाए और संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव की लड़ाई भी पूर्णिया में दिख रही है। क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, जिस तरह से, और मैं 99 में बताता हूँ, 99 में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते थे पूर्णिया से, और उस समय लालू यादव ने भी विरोध किया था। पप्पू यादव समाजवादी पार्टी से, सोच लीजिए कि बिहार में समाजवादी पार्टी की क्या ताकत है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और पूर्णिया से जीत गए थे। तो पूर्णिया में पप्पू यादव का अपना व्यक्तिगत प्रभाव है। वो सारे जातीय समीकरण, सारे जो ध्रुवीकरण के समीकरण और पार्टियों का प्रभाव पप्पू यादव अपने कनेक्शन से डाइल्यूट कर देते हैं, परिणाम पप्पू यादव के हिस्से में आ जाता है। तो लालू यादव, अब सोचिए कि 99 में किस तरह से शिखर पर थे और लालू यादव का व्हीप चलता था कि एक बार उन्होंने मैसेज कर दिया तो क्या होता था। अभी तो 2 टिकट के बाद ऐसे ही मुसलमानों में उदासीनता और नाराजगी है आरजेडी के खिलाफ कि ये माई की कैसी पार्टी, जब हमारे हिस्से में ही 2 सीटें मिलती हैं।
तो पप्पू यादव को एज मिलते हुए पूर्णिया में अभी दिख रहा है। जो कई लोगों से मेरी पूर्णिया में बातें हो रही है, जिस तरह से पप्पू यादव जातीय सीमा से निकल गए हैं और कहा जा रहा है कि नहीं, हर के सुख में दुख में ये खड़े होते हैं, चाहे वो बाढ़ की विभीषिका हो या कोरोना का काल हो या किसी के घर में मातम हो, पप्पू यादव वहां खड़े रहते हैं। ये पप्पू यादव को एज मिलते हुए दिख रहा है। देखना होगा कि क्या संतोष कुशवाहा फिर एक बार बाजी मार लेते हैं या पप्पू यादव एज लेते हैं। बीमा भारती की जहां तक बात है, जब तक मुसलमान का वोट इधर टर्न नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि बीमा भारती केवल गंगोता वोट के भरोसे कोई बहुत करिश्मा दिखा देंगी पूर्णिया में जाकर के। तो पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा की लड़ाई दिखती है। हाँ, ट्रायंगुलर फाइट तो है। उस ट्रायंगुलर फाइट में तीनों हैं, बीमा भारती भी हैं, पप्पू यादव भी हैं और संतोष कुशवाहा भी। तो सवाल ये उठता है कि असुद्दीन ओवैसी का जो फैक्टर है, अगर वो किशनगंज में काम करता है, खास तौर पर जो प्रचार करने पहुंचे हैं विनय जी, तो आप ये मानते हैं कि वहां से जेडीयू को एज मिल जाएगा। लेकिन कटिहार की स्थिति क्या नजर आती है वहां पर? कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी हैं, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे जैसे ही मैं लोगों के बीच जाता हूं, कहता हूं मैं मोदी का उम्मीदवार हूं, लोग कहते हैं वोट आप ही को मिलेगा, और लोग खुशी खुशी कहते हैं वोट आप ही को देंगे, और फिर वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के काम पर भी वोट मिलेगा। सवाल ये उठता है कि पिछली बार 50,000 के आसपास तकरीबन वोटों से वो जीते थे, क्या इस बार आप कटिहार में तारिक अनवर जो कि 5 बार सांसद रहे, उनको हराते हुए आप देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि दुलाल चंद गोस्वामी का परफॉर्मेंस रिपीट होगा, एक बार फिर बाजी मार सकते हैं और पूर्णिया में पप्पू यादव संतोष कुशवाहा पे हावी होंगे? और जहां तक किशनगंज का सवाल है, तो एआईएम और कांग्रेस की लड़ाई में मुजाहिद आलम बाजी मार सकते हैं? नहीं, जहां तक के तारिक अनवर का सवाल है, तो ये कटिहार सीट है। इस बार जो हम लोगों के पास सूचना है उसमें कटिहार सीट पर तारिक अनवर बढ़त बनाए हुए, और चूंकि तारिक अनवर उस क्षेत्र में 1980 से काम करते रहे, 80 में पहली बार कटिहार से वो सांसद चुने गए थे। बाद बीच के कुछ कालखंड ऐसा हुआ जब वो कांग्रेस से अलग हुए, तो सोनिया गांधी उनको पसंद नहीं करती थी उस समय, और जब कांग्रेस से उम्मीदवार देने का बात होता था तो सोनिया गांधी के पास जो नाम दिया जाता था, तो उस नाम का यही खासियत बताया जाता था कि अगर इसको कैंडिडेट बनाया जाएगा तो तारिक अनवर चुनाव हार जाएंगे। और उसका कारण हुआ कि उसे कैंडिडेट को कांग्रेस खड़ा करती थी, और तारिक अनवर 99 में हार गए, 2004 में हार गए, 2009 में हार गए, और भारतीय जनता पार्टी के निखिल चौधरी लगातार 3 बार, जबकि निखिल चौधरी जिस समाज से आते थे, भूमिहार समाज से, उनकी आबादी बहुत कम थी उस कटिहार में, बावजूद वो लगातार 3 बार। और केंद्र में जब सीपी ठाकुर के पहले उनको मंत्री भी बनाया गया केंद्र में, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको रहने का सौभाग्य मिला। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति है। आज क्या है कि देश स्तर पर मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो कांग्रेस ही रोक सकती है। जबकि भागलपुर दंगे के बाद, 89 में भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस से नाराज हो गए थे मुस्लिम समाज के लोग, और 89 में जो कांग्रेस की पराजय हुई, उस समय भी तमाम जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो आपसी बातचीत में कहते थे कि सत्येंद्र नारायण सिंह के कारण हम हार गए चुनाव। क्योंकि उस समय सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री बिहार के थे, और कहा जाता था कि सत्येंद्र नारायण सिंह कंट्रोल नहीं कर पाए, 89 के दंगे को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, और जिसके कारण तमाम देश में कांग्रेस के उम्मीदवार हारे थे, और उस समय बीपी सिंह की सरकार बनी। तो मुसलमान का झुकाव इस बार निश्चित रूप से, अगर आप तेलंगाना को देखिएगा, आप कर्नाटका को देखिएगा, हर जगह कर्नाटका वगैरह में तो देवगौड़ा की पार्टी को अंत में बीजेपी से समझौता करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि मुस्लिम उनको छोड़ दिया। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस के बाद मुस्लिम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जुड़ी थी, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस के साथ, जहां कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार है, वहां कांग्रेस के साथ मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि किशनगंज में भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी है,
कटिहार में भी स्थिति अच्छी है। और पूर्णिया का जो बात है, पूर्णिया में ट्रायंगुलर मुकाबला है, कौन कम है कहना मुश्किल है। पप्पू यादव की अपनी एक लोकप्रियता है, लेकिन पूर्णिया में जो पूर्व सांसद थे एनके सिंह के भाई, जो वहां से इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनका बड़ा फैक्टर है। अभी तीनों उम्मीदवार जो है, जदयू के, बीजेपी के, जदयू के, आरजेडी के और पप्पू यादव, तीनों उनसे समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका समर्थन जिनको मिलेगा वो थोड़ा सा अपर हैंड उसका हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी वहां आरजेडी के साथ है और पप्पू यादव कांग्रेस में अपने को विलय किए, लेकिन कांग्रेस उनको सहारा देने में असफल रही और बीमा भारती को खड़ा करके आरजेडी ने एक चाल चलने का काम किया। क्योंकि ये बीमा भारती के वोट का जुड़ाव एनडीए के तरफ था, इस वोट को एनडीए से निकालकर इस बार अगर बिहार के चुनाव को आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव ने हर जगह जाति समीकरण इस तरह से बैठाने का काम किया कि हर जगह जो एनडीए का वोट माना जाता था उस वोट को एनडीए के पॉकेट से छीनने का काम किया। चाहे ये आप देखिएगा कुशवाहा उम्मीदवार को गया के इलाके में, औरंगाबाद और नवादा में खड़ा करने का, या पासवान उम्मीदवार को, पासवान का 2-2 टिकट इन्होंने देने का काम किया, एक गोपालगंज से एक गया से, वहां भी पासवान, जो पासवान कोर वोटर माने जाते। इसी तरह से भूमिहार को 3 टिकट देने का काम किया जो कोर वोटर तो कोर वोटर को लालू प्रसाद यादव एनडीए से निकालना चाह रहे और अपने साथ जोड़ना चाह रहे। तो इसका भी असर, क्योंकि 14 में भी जब जनता दल यूनाइटेड अकेला लड़ने का काम किया था बिहार में, तो केवल जनता दल 2 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। उसमें 1 सीट पूर्णिया का था, कुशवाहा जी का। तो जनता दल का भी वहां जनाधार है। और ये ट्रायंगुलर फाइट में मुसलमान अभी डिसाइड नहीं कर पाया है, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर देखिएगा तो नीतीश कुमार का भी क्रेडेंशियल इमेज रहा है। लंबे समय तक वो चीफ सेक्रेटरी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बनाए रहे, गृह सचिव मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बनाए रहे, कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात करते हैं, मुस्लिमों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। और ये जो प्रचार करने गए वहां उसको बताने का काम किए कि भाई आपके लिए हमने क्या क्या किया। तो जदयू के प्रति, खास करके नीतीश कुमार के प्रति मुसलमानों में कोई बहुत नाराजगी नहीं है। तो हो सकता है कि वहां जो मुकाबला होगा ट्रायंगुलर मुकाबला होगा और कोई भी आगे निकल सकता है। पप्पू यादव ठीक है, पप्पू यादव की अपनी लोकप्रियता है, तो पप्पू यादव का कुछ डिसएडवांटेज भी है, जिनका बाहुबली होना उनको डिसएडवांटेज। जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं वो थोड़ा सा उनसे भयभीत भी रहते हैं। पप्पू की अपनी छवि है और वो नया छवि गढ़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई लोग, अजीत सरकार में जो उनका नाम आया था उसके कारण वहां के कुछ वर्ग में नाराजगी आज भी रहती है पप्पू यादव के प्रति। लेकिन फिर भी पप्पू यादव ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने का कि हमको आरजेडी ने बेटिकट करने का काम किया। उसका फायदा वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार ये बता रहे हैं कि हिना साहब क्यों छोड़ दी। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अशफाक करीम आपसे दूर क्यों हो गए। मैं आपसे इंद्रभूषण जी पूछना चाहूंगा, क्या अशफाक करीम के अलग होने का नुकसान कटिहार में कुछ आप देख पा रहे हैं? बड़ा सवाल यह है, क्या हिना साहब का आरजेडी से अलग होने का नुकसान मुसलमानों की नाराजगी के रूप में आरजेडी झेलेगी क्या इन दूसरे चरण में? क्योंकि मुस्लिम्स तो हर जगह हैं। क्या आपको लगता है कि इसका असर भागलपुर में भी दिखाई पड़ सकता है, इसका असर बांका में भी दिख सकता है, इसका असर पूर्णिया में भी पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया, इस वजह से भी कहा जाता है कि यादव भी नाराज है, मुसलमान भी नाराज है। तो दूसरे चरण में होने वाले मतदान को अगर हम देखें तो क्या आपको यह दिखाई पड़ता है कि ये कई लोग जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि लालू यादव अपने सामने किसी यादव नेता को या कोई मुसलमान नेता बड़ा होने लगता है तो उसको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि शायद यही वजह है कि वोटरों की उदासीनता, जो महागठबंधन के वोटर हैं उनकी उदासीनता हमने पहले चरण में देखी और दूसरे चरण में भी ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, अशफाक करीम को टिकट मिले इसके लिए लालू जी ने अंतिम समय तक प्रयास किया।
यहाँ तक खुद उन्होंने राहुल गांधी से बात की। ठीक है, वो तारिक अनवर उन पर बड़ा पर्सनैलिटी है, भारी पड़े उनके टिकट कट गई। और अशफाक साहब ने ये स्वीकारा भी कि लालू जी ने प्रयास किया, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। अशफाक साहब कोई जन नेता नहीं, अशफाक साहब वैशाली के हैं, वहां जाके अपना खड़ा किए हैं इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, कई तरह के कॉलेज चलाते हैं। बहुत लोग उनके नौकरी में भी हैं। लेकिन अशफाक के जाने से कोई खास ज्यादा अंतर इसलिए नहीं पड़ेगा कि उन्हीं के बराबर का एक नेता महबूब अली कैसर आ गया, बगल का ही आरजेडी में, जो पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से फिर लोजपा में गए, लोजपा होते हुए इधर आ गए हैं। जहां तक हिना साहब का सवाल है, हिना साहब का प्रभाव है, हिना साहब का प्रभाव कहाँ है? सारण में और चंपारण में। और निश्चित तौर पर ये पहली बार दिख रहा है इस बार कि हिना साहब चुनाव जीत सकती हैं। पति के रहते तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार पूरे जो वहां जदयू की तरफ से पुराने माले के आदमी को बना दिया गया कैंडिडेट, तो वही शहाबुद्दीन साहब वाला माहौल वहां आ गया कि फिर से माले आ जाएगा, तो हिना के साथ पूरे वहां के लोग घूम रहे हैं। लेकिन हिना साहब का प्रभाव उधर नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। हिना साहब का प्रभाव वो सीमांचल की तरफ नहीं, इधर ही है, सारण में, चंपारण में। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने वो अशफाक के जाने से कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उसके लिए महबूब अली कैसर घूमेंगे, उसको अचेप कर लेंगे, इसलिए हमको नहीं लगता। नहीं, पर बांका में स्थिति आप क्या देख रहे हैं इंद्रभूषण जी? गिरधारी लाल यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होगा, ये तय बात है। जयप्रकाश नारायण यादव 2014 में जीते थे, 2019 में हार गए थे। कहा जा रहा है कि इस बार पुतुल देवी गिरधारी लाल यादव का विरोध कर रही हैं अंदर खाने। क्या ये सच है? क्या इसका नुकसान गिरधारी लाल यादव को झेलना पड़ सकता है इस चुनाव में? देखिए, गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव दोनों ही इलेक्शन मैनेजर हैं, दोनों ही मैनेजमेंट के बहुत ही माहिर खिलाड़ी। इनके साथ प्लस क्या है गिरधारी के साथ कि वो अभी मोदी के कैंडिडेट हैं, पीएम मोदी के कैंडिडेट। जयप्रकाश जी के साथ क्या है कि जयप्रकाश जी पैसा खर्च करने में थोड़ा कोताही बरतते हैं, गिरधारी उसमें आगे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां कोई पलड़ा भारी है, लेकिन गिरधारी और दोनों ही क्षेत्र में ये बात कर रहे हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, हमको इस बार आप लोग वोट दीजिए। तो अभी तक का जो मैसेज मिला है वो गिरधारी थोड़ा आगे है, लेकिन अंतिम समय में क्या होता है अब ये रिजल्ट ही बता पाएगा। विनय जी, आप क्या कहते हैं? गिरधारी लाल यादव की क्या पॉसिबिलिटी है? अगर बांका की बात करें, आप उस इलाके से हैं, इसलिए आप बताएं कि वहां क्या स्थिति है। गिरधारी यादव चूंकि एक बहुत मजबूत, वो उनका गृह क्षेत्र भी रहा लंबे समय तक। अब तो जिस जगह के गिरधारी यादव है और जयप्रकाश यादव है, उस पार्लियामेंट की हिस्सा नहीं है। दोनों अगर कहिए तो दोनों एक हिसाब से बाहरी है, लेकिन दोनों वहां के रिप्रेजेंटेटिव रहे। ये लोग दोनों जम्मू जिले के रहने वाले मूल रूप से, तो दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन गिरधारी यादव 96 में पहली बार एमपी बने थे, और 96 के बाद वो फिर 2004 में बने, फिर 2019 में बने। तो उनका लंबा उसके बीच में वो एमएलए बने थे। तो गिरधारी यादव लंबे समय तक वहां काम करते रहे, उस इलाके में वो घूमते रहे। जयप्रकाश यादव पहली बार 2009 में लड़ने के लिए गए थे, तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। उस समय दिग्विजय सिंह जी होते थे, वो निर्दलीय चुनाव जीते थे 2009 में। और फिर उसके बाद उनके निधन के बाद पुतुल देवी जब चुनाव लड़ी, तब भी जयप्रकाश यादव लड़े, तब भी जयप्रकाश यादव की हार हुई। 14 में जयप्रकाश यादव जीतने में जरूर कामयाब है, लेकिन 2019 का चुनाव है, 2019 में जयप्रकाश यादव हार गए थे। और फिर 24 का जो चुनाव है, इस चुनाव में गिरधारी यादव को इसलिए एज मानते हैं कि उस इलाके में सम्राट चौधरी का भी अच्छा पकड़ है, वो कुशवाहा वोटर की अच्छी तादाद है। तो सम्राट चौधरी आज एनडीए के साथ है, तो और उस इलाके के अगल बगल के इलाके के सम्राट चौधरी के पिताजी भी वहां से एक बार चुनाव लड़े थे, शकुनी चौधरी कुशवाहा समाज के मुंगेर प्रमंडल या अगलपुर प्रमंडल कहिए कि बड़े नेता हुआ करते थे शकुनी चौधरी। तो उसका भी प्रभाव तो कहीं न कहीं एज में अगर हमको कहिएगा तो अभी गिरधारी यादव को ही एज मानते हैं। चलिए, आपने जवाब दे दिया। डॉक्टर संजय, मेरा सीधा सवाल है, थोड़ा शॉर्ट में आंसर का चर्चा नहीं किए।
भागलपुर पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं, भागलपुर पे भी आ रहा हूं। डॉक्टर संजय, भागलपुर और बांका दोनों की बात करें तो मजबूत स्थिति में कौन दिखाई पड़ता? भागलपुर में बुलो मंडल आ चुके हैं जेडीयू के साथ, तो वहां पर स्थिति बनती हुई क्या दिखाई पड़ रही है आपको? और ओवरऑल हम दूसरे फेज की बात कर ले तो कौन आगे दिखाई पड़ रहा है आपको? जरा मैं पूर्णिया की बात कर लूं आपसे, तो आज बड़ा कंट्रास्ट लगा कि तेजस्वी यादव पूर्णिया की सभा में साफ साफ बोल गए कि या तो आप इंडिया को चुनिए नहीं तो एनडीए को चुनिए। अब ये तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। अब सोच लीजिए कि इसका क्या मैसेज है कि पप्पू यादव को मत चुनिए, लेकिन भागलपुर और बांका में क्या है? भागलपुर में आज नीतीश कुमार लोगों को एड्रेस कर रहे थे और नीतीश कुमार ने पूरा पुराने दिनों का एक रील घुमा दिया कि ये पति पत्नी के राज में क्या होता था, बेटे बेटियों को कैसे जगह मिलती थी। तो खैर ये अपने चौमुखी विकास की वो बात कर गए, लेकिन जो समीकरण बन रहा है वो गिरधारी यादव के पक्ष में बन रहा है। चाहे कुशवाहा वोटर हो, राजपूत बिरादरी के वोटर हो या पर भागलपुर में अजीत शर्मा वर्सेस अजय मंडल में समीकरण किधर बन रहा है? देखिए, अजीत शर्मा भी मजबूती के साथ वहां लड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं से अजीत शर्मा के साथ खड़ा दिख रहा है। आप विनय जी क्या कहते हैं, भागलपुर में किधर समीकरण बनता दिख रहा है? नहीं, देखिए वहां क्या है कि वहां जो अश्वनी चौबे का टिकट कटा है बक्सर से, उसका भी साइड इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। अश्वनी चौबे उसी भागलपुर के हैं और भागलपुर से लंबे समय तक वो विधायक रहे, तो वो जो वोटर है वो वोटर भी अभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई पड़ रहा है। जो अश्वनी चौबे के समर्थक है उनका भी झुकाव कुछ न कुछ कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो एकदम से लड़ाई में, जोरदार लड़ाई में है। इंद्रभूषण जी, आपके हिसाब से क्या दिख रहा है भागलपुर में, कौन भारी है? अरे आप उसको समीकरण में दिखा ना, पिछले बार बुलो मंडल उनके खिलाफ थे, बुलो मंडल को 3.25 लाख वोट आया था। इस बार दोनों मंडल एक साथ हैं, मोदी के कैंडिडेट हैं। अजीत शर्मा कोई वैसा पॉपुलर जननेता थोड़े ही हैं, वो तो व्यवसायी हैं। ठीक है, उनको समीकरण में टिकट मिला है, मुस्लिम उनको समर्थन करेंगे, कुछ भूमिहारों का भी वोट मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल आज के डेट में अभी अगर समीकरण देखेंगे, जातीय समीकरण, चलिए हम लोगों ने, चूंकि समय की सीमा कम थी इसलिए माफ करिएगा डॉक्टर संजय, बहुत समय नहीं दे पाया भागलपुर पे आपको बोलने के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि वोटरों की उदासीनता बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पहले चरण में जो देखा गया कहीं उसका रिपीटेशन दूसरे चरण में ना हो जाए, और अगर वोटर उदासीन होता है तो इसके कई मतलब निकाले जाते हैं। और ज्यादातर लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि एनडीए के लिए यह अच्छी बात नहीं है। बहरहाल ये किसके लिए अच्छा साबित नहीं होगा ये तो परिणाम में पता चलेगा। इंद्रभूषण जी आपका, विनय कुमार जी आपका, डॉक्टर संजय आपका और मोहित आपका, आप तमाम लोगों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।